नमस्कार, मैं हूं मीरवान सिंह नेगी। आप देख रहे हैं केवी न्यूज खबर आपकी। केवी न्यूज खबर आपकी में आपका स्वागत है। खबर आजकल में हम पहले चर्चा करेंगे उत्तराखंड में चल रहे ताजा घटनाक्रम की। प्रधानमंत्री का आज दौरा है उत्तराखंड का, 1 दिवसीय। इसके अलावा गैरसैंण में भी आज स्वाभिमान रैली निकाली जा रही है। इसके अलावा कोटद्वार में क्या कुछ हो रहा है, क्या ताजा अपडेट है, क्या घटनाक्रम है, अंकिता भंडारी केस पर भी हम आपको खबर दिखाएंगे और कोटद्वार की लोकल खबरें भी हम आपको दिखाएंगे। चर्चा में आजकल है बिरजू मयाल, उनकी भी बात करेंगे। तो चलिए फिर, बहुत दिनों के बाद आपसे मुलाकात हो रही है, शुरुआत करते हैं खबर आजकल से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उत्तराखंड के दौरे पर हैं और इस 1 दिवसीय दौरे को लेकर कहा जा रहा है कि उत्तराखंड में शीतकालीन पर्यटन को बढ़ाने के लिए उनकी ये यात्रा बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। प्रधानमंत्री मोदी उत्तराखंड आते ही रहते हैं, कई मरतबा आ चुके हैं उत्तराखंड, और राष्ट्रीय खेलों के उद्घाटन के अवसर पर भी प्रधानमंत्री मौजूद थे उत्तराखंड में। तो प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर जो पर्यटन की संभावना है उनको लेकर हम स्वागत करते हैं प्रधानमंत्री का, और इसी से जुड़ा हुआ अपडेट आपको बता देते हैं। प्रधानमंत्री थोड़ी देर के बाद पहुंच जाएंगे उत्तराखंड, उत्तरकाशी में। लेकिन उत्तरकाशी में ही रमेश जोशी एक शख्स हैं जो मिलना चाहते हैं प्रधानमंत्री से। जो ताजा घटनाक्रम है, प्रेमचंद अग्रवाल के विधानसभा सत्र के दौरान दिए गए बयान, उसके बाद रितु खंडूरी भूषण और लखपत बुटोला की जो बातचीत हुई, उसको लेकर पूरे उत्तराखंड के पहाड़ों में माहौल खास तौर पे गरमाया हुआ है। और इसको लेकर गैर राजनीतिक संगठन भी प्रदर्शन कर रहे हैं। और मुझे लग रहा है कि उत्तराखंड में संभवतः पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी मंत्री के इतने सारे पुतले फूके गए हों। कोटद्वार में भी सिलसिला जारी है। तो सुबह का हमने जो वीडियो देखा, तो उत्तरकाशी में 7,000, यानी कि प्रधानमंत्री के दौरे पे 7,000 पुलिस अधिकारी और कर्मचारियों को उनकी सुरक्षा के लिए लगाया गया है। और इसी दौरान एक शख्स रमेश जोशी जो प्रधानमंत्री से मिलने की कोशिश कर रहे थे, उनका वीडियो सोशल मीडिया में सुबह से ही ट्रेंड कर रहा है। और निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री को इस मुद्दे में घसीटने का काम किया है महेंद्र भट्ट ने। हम उम्मीद कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री के उत्तराखंड दौरे से उत्तराखंड में पर्यटन की संभावनाएं बढ़ेंगी और उत्तराखंड इस समय मेन स्ट्रीम मीडिया में भी लाइट में आएगा। लेकिन मुद्दा इस समय चल रहा है प्रेमचंद अग्रवाल के बयान का, और इसी को लेकर जैसे हम कह रहे हैं आपको, बहुत सारे लोग प्रधानमंत्री से मिलने की कोशिश कर रहे हैं। इस बात की संभावना काफी कम है कि उनसे मुलाकात हो पाएगी। क्या वो इस विषय पर चर्चा करेंगे? इतना जरूर हमें लगता है कि चाहे बहुत कम सही, 1 मिनट के लिए सही, 30 सेकंड के लिए सही, प्रधानमंत्री मोदी को भी इस बात की खबर मिलेगी कि उत्तराखंड में पहाड़ियों के लिए जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया गया प्रेमचंद अग्रवाल के द्वारा, उसका वो संज्ञान लेंगे। आजकल इसी मुद्दे पर खबर चल रही है और पूरा सोशल मीडिया अटा पड़ा है, बहुत तरह की प्रतिक्रियाएं आ रही है, और प्रतिक्रियाएं निश्चित तौर पर प्रेमचंद अग्रवाल के बयान के खिलाफ ही हैं। गैरसैंण भी आजकल चर्चा में है। गैरसैंण में आज स्वाभिमान महारैली हो रही है, और इसको लेकर इसलिए भी अब बहुत ज्यादा तवज्जो सोशल मीडिया भी दे रहा है और मीडिया भी दे रहा है कि यहाँ पर उत्तराखंड के सुप्रसिद्ध लोक गायक, जिन्होंने उत्तराखंड की हर बात को, उत्तराखंड की जो संस्कृति है उसको, उत्तराखंड के जो पहाड़ों की आवाज है उसको अपनी मधुर आवाज के जरिए पूरे देश दुनिया तक पहुंचाया। वह ऐसा लग रहा है कि नरेंद्र सिंह नेगी भी प्रेमचंद अग्रवाल के बयान के बाद थोड़ा आहत है, और उन्होंने इस स्वाभिमान रैली के लिए समर्थन भी मांगा और लोगों से आह्वान भी किया कि इस रैली को सफल बनाने के लिए आप अपना योगदान दें। तो निश्चित तौर पर इससे इस आंदोलन को बहुत मजबूती मिलेगी, क्योंकि उनकी जो लोकप्रियता है वो किसी राजनेता से बहुत ज्यादा है। बहुत समय पर वो मुखर रहते हैं, और उत्तराखंड में वैसे तो बहुत सारे लोक गायक हैं, ऐसे ऐसे लोक गायक हैं जिनके वीडियो में करोड़ों व्यू आते हैं। बहुत सारे लोक गायक हैं, लेकिन वो ऐसे मुद्दों पर अपना मौन साध देते हैं, चाहे अंकिता भंडारी केस हो, मूल निवास स्वाभिमान रैली की बात हो, मतलब बहुत तरह के जो उत्तराखंड के पहाड़ों के मुद्दे हैं उनमें ज्यादातर ब्लॉगर, यूट्यूबर मौन साध देते हैं। और इस हिसाब से हम नरेंद्र सिंह नेगी को सैल्यूट करते हैं, जो हमेशा पहाड़ की आवाज बनकर आए हैं। और आज गैरसैंण में रैली हो रही है, और इसी रैली से पहले चर्चा में नरेंद्र सिंह नेगी भी आए, और आगे एक यूट्यूबर संभवतः बिरजू मयाल। बिरजू मयाल को वैसे मैं कहूँ, मैं व्यक्तिगत रूप से उनको जानता नहीं था, लेकिन जब से उनका एक वीडियो ऑडियो वायरल हुआ, हम केवी न्यूज में इस ऑडियो की आधिकारिक तौर पर सही होने की पुष्टि नहीं करते, लेकिन चूंकि इस ऑडियो का खंडन न बीजेपी ने किया है न महेंद्र भट्ट, जिनको लेकर ये ऑडियो वायरल हो रहा है, उन्होंने भी इसका खंडन नहीं किया है कि उनकी आवाज नहीं है। तो महेंद्र भट्ट जो बयान देते रहे हैं और इस मुद्दे में आग में घी डालने का काम उन्होंने किया, तो फिर उनको फोन किया बिरजू मयाल ने, जो ऑडियो वायरल हो रहा है। जैसा हम कह रहे हैं कि हम इसकी पुष्टि नहीं करते और न ही इसका खंडन किया है बीजेपी ने, तो ये मान के चलिए अगर ये ऑडियो सही है तो फिर महेंद्र भट्ट जो अध्यक्ष भी हैं उत्तराखंड के राज्य के, और इसके अलावा बीजेपी के, और इसके अलावा राज्यसभा सांसद भी है। तो बिरजू मयाल ने उनको पूछा कि आप प्रेमचंद अग्रवाल पर कब कार्रवाई करोगे, तो उन्होंने कहा कि आप मोदी जी से बात कर लीजिए। तो फिर वो जो बिरजू मयाल है उन्होंने कहा कि मोदी जी का नंबर दे दो। तो
जो अध्यक्ष साहब हैं महेंद्र भट्ट, वो कह रहे हैं कि गूगल से सर्च कर लो। तो कुल मिला के उन्होंने कह तो दिया, फ्लो में जो भी कहा होगा, अचानक फोन आया होगा, लेकिन उन्होंने ये साफ तौर पर संकेत दे दिया कि प्रेमचंद अग्रवाल के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए मोदी जी को फोन कर लो। यानी कि केंद्र ही तय करेगा कि प्रेमचंद अग्रवाल को हटाना है या नहीं हटाना है, या उनकी बात सही है या गलत है। तो ये उत्तराखंड के लिहाज से, खासतौर पर पहाड़ के हितों के हिसाब से हमें लगता है कि सही नहीं है। अगर ऐसा लग रहा है कि सब कुछ केंद्र ने ही तय करना है, तो फिर उत्तराखंड की सरकार इसीलिए शायद इस मुद्दे पर कोई कदम नहीं उठा पा रही है। हालांकि बीजेपी के संगठन से जुड़े हुए एक बड़े पदाधिकारी आदित्य कोठारी ने कहा कि हम लोग इस पर मंत्रणा कर रहे हैं, आने वाले समय में क्या जो प्रेमचंद अग्रवाल है वो मंत्री बने रहेंगे, नहीं बने रहेंगे, प्रधानमंत्री मोदी के आने से भी क्या इस पर बात हुई होगी पुष्कर सिंह धामी या महेंद्र भट्ट की या मोदी जी की, इसको लेकर हम कह नहीं सकते। लेकिन मुद्दा गर्म है, मुद्दा गर्म है। बीजेपी चुप है, कांग्रेस इसमें सुस्त है। अगर 2-3 नेताओं को छोड़ दे, लखपत बुटोला हो या गणेश गोदियाल हो, ओम गोपाल रावत हो, 2-4 नेताओं को अगर हम छोड़ दे, तो ज्यादातर जो कांग्रेस पार्टी के नेता है उन्होंने इस मुद्दे को उस तरह से नहीं लिया जिस तरह बीजेपी के अगर कार्यकाल के दौरान इस तरह की बात हुई होती, तो आप समझ लीजिए सड़कों पे कितना बड़ा हंगामा होता। तो बिरजू मयाल चर्चा में आ गया। आजकल सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर बहुत सारे लोगों को अपनी बात रखने का मौका मिलता है, और आज इस बात को सरकार भी समझ रही है, दुनिया भी समझ रही है कि सोशल मीडिया की खबरें लोग देखते हैं। मेन स्ट्रीम मीडिया के पैरेलल सोशल मीडिया भी एक ऐसा प्लेटफॉर्म बन गया है जो उन सब चीज़ों को भी सामने लाता है जिनको मेन स्ट्रीम मीडिया नहीं दिखाता है। इसलिए सोशल मीडिया को लेकर महेंद्र भट्ट भी कह रहे थे कि भाई इन पे कार्रवाई होनी चाहिए। तो चलिए फिर चर्चा में आजकल बिरजू मयाल भी आ गए। हम व्यक्तिगत तौर पर उन्हें जानते नहीं थे, लेकिन जब नरेंद्र सिंह नेगी ने उनसे मुलाकात की देहरादून में, और जिस तरह का उनको ऑडियो वायरल हो रहा है, तो आज की तारीख में वो भी एक चर्चित शख्स है। लेकिन जो काम विपक्ष को करना चाहिए था, जो काम कांग्रेस पार्टी को करना चाहिए था, उस काम को बहुत सारे और लोग भी कर रहे हैं। तो निश्चित तौर पर राजनीति में यह आगे कुछ न कुछ गुल खिलाएगा, ऐसा हमारा मानना है। तो प्रेमचंद अग्रवाल ने बयान दिया, रितु खंडूरी भूषण ने जिस तरह से लखपत बुटोला के साथ टोका टोकी की, तो इसको लेकर पूरे उत्तराखंड नहीं, दिल्ली में भी जो प्रवासी उत्तराखंडी हैं उनमें गुस्सा था, नाराजगी थी। और इसको लेकर जब पिछले इतवार को 2 तारीख को दिल्ली के प्रवासी उत्तराखंडियों ने निगम बोध घाट पे प्रदर्शन करने की घोषणा की थी, और उन्होंने बाकायदा परमिशन भी ले ली थी सरकार से। लेकिन अब जो प्रवासी उत्तराखंडी हैं जो प्रदर्शन करना चाह रहे थे, उनका वीडियो भी वायरल हो रहा है, तो उनको प्रदर्शन करने की अनुमति नहीं मिली। तो जो वीडियो वायरल हो रहा है उसमें प्रवासी उत्तराखंडी जो मूवमेंट चलाने वाले लोग हैं या संगठन से जुड़े हुए लोग हैं, उनका एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें पुलिस के साथ उनकी नोकझोंक हो रही है। दरअसल इन लोगों का आरोप है कि उन्होंने परमिशन ले ली थी बकायदा। यानी कि एक तरीका होता है, अगर आप कोई राजघाट पे प्रदर्शन करेंगे या निगम बोध घाट पे प्रदर्शन करेंगे, तो आपको उससे प्रशासन से अनुमति लेनी होगी। लेकिन अनुमति लेने के बावजूद भी उनको प्रदर्शन करने का मौका नहीं मिला, और जो बातचीत हो रही है उससे ऐसा लग रहा है कि वो आरोप लगा रहे हैं कि उत्तराखंड की सरकार के मंत्रियों ने मतलब दिल्ली पुलिस को कहा कि इस प्रदर्शन को रोका जाए, ऐसा ना हो कि दिल्ली तक उत्तराखंड की आंच पहुंचे। और प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच जो नोकझोंक हुई, तो उसमें ऐसा लग रहा है कि प्रदर्शनकारी ये कह रहे कि किसी और संगठन ने भी उसी जगह में प्रदर्शन करने की अनुमति मांगी है पुलिस प्रशासन से, और पुलिस प्रशासन ने जिन लोगों ने बाद में अनुमति मांगी उनके खिलाफ तो कोई कार्रवाई नहीं की, लेकिन जिन लोगों के पास पहले से अनुमति थी प्रदर्शन करने की, उनको ही डिटेन कर लिया, यानी कि एक हिरासत में ले लिया। और काफ़ी नोकझोंक होने के बाद अब प्रवासी उत्तराखंडी जो संगठन है उसके लोग कह रहे हैं कि हम फिर प्रदर्शन करेंगे। यानी कि वो इस बात से बहुत आहत है, उनके साथ धक्का मुक्की हुई और पुलिस ने एक साजिश के तहत उनको उत्तराखंड के नेताओं के कहने पर डिटेन कर लिया, यानी कि उनको प्रदर्शन करने का मौका नहीं मिला। तो कुल मिला के अब ये मुद्दा गर्म है, इसमें कांग्रेस सुस्त है, बीजेपी चुप है। तो मतलब वही वाली बात हो गई कि मरीजे इश्क पे लानत खुदा की, मर्ज बढ़ता गया ज्यों ज्यों दवा की। यानी मुद्दा बहुत छोटा सा था, एक माफ़ी मांगने वाली बात थी, मुद्दा खत्म हो जाता। लेकिन सत्ता एक ऐसी चीज़ है कि सत्ता आने के बाद अक्सर नेताओं को ऐसा लगता है कि जो हम कह रहे हैं वही सही है, और इसी का परिणाम ये है कि समय पर माफ़ी न मांगने का नतीजा ये है कि पूरे उत्तराखंड में उबाल है। थोड़ा कांग्रेस पार्टी को ये भी लग रहा है कि पहाड़ी बनाम मैदान का मुद्दा न बने, तो अब गणेश गोदियाले कहते हुए नजर आ रहे हैं कि ये मुद्दा उत्तराखंड बनाम प्रेमचंद अग्रवाल है। यानी कि चुनावी समीकरण के हिसाब से देखा जाए तो मैदानी क्षेत्रों में भी बहुत ज़्यादा सीटें हैं, और इस लिहाज से शायद कांग्रेस पार्टी इस तरह का बयान नहीं देना चाहती कि पहाड़ी बनाम देसी है, क्योंकि राजनीतिक तौर पर कब क्या हो जाए इसको लेकर कह नहीं सकते। तो फिलहाल पौड़ी गढ़वाल के कांग्रेस नेता जो हैं पार्टी के, या पहाड़ के जितने भी नेता हैं, जो लोग सदन में मौजूद थे, जितने भी विधायक, उन्होंने इस मुद्दे पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। तो ऐसा लग रहा है कि प्रेमचंद अग्रवाल का कद वाकई बहुत बड़ा है, और जिस तरह महेंद्र भट्ट ने उस ऑडियो में कहा है कि मोदी जी से बात कर लीजिए, तो ये माना जाए कि प्रेमचंद अग्रवाल अगर
कैबिनेट मंत्री के पद से हटाए जाते हैं, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई होती है, तो इसमें उत्तराखंड की सरकार नहीं, केंद्र का हाईकमान ही तय करेगा। तो ये जो स्थिति है ये दिखाई दे रही है धरातल पे, और इसके विरोध में ही अब जगह जगह प्रदर्शन हो रहे हैं। तो निश्चित तौर पर हम उम्मीद करते हैं कि इसको लेकर सरकार गंभीरता से विचार करेगी कि इस तरह की जो बात है, इस तरह की जो बयानबाजी है, जिस तरह की अपशब्दों का इस्तेमाल किया गया, तो ये दोबारा नहीं होना चाहिए। क्योंकि उत्तराखंड में रहने वाले लोग सभी उत्तराखंडी हैं। वैसे तो उत्तराखंड के सैकड़ों हजारों लाखों लोग उत्तराखंड से बाहर भी रहते हैं, तो वो लोग भी अगर किसी राज्य के खिलाफ बोलेंगे तो निश्चित तौर पर वहाँ की जो लोग हैं वो भी विरोध करेंगे। तो उत्तराखंड में अगर उत्तराखंडियों को गाली देने वाली बात आएगी तो फिर उत्तराखंड के लोगों का विरोध करना स्वाभाविक है, और ये पहली बार नहीं हुआ था। तो इसको लेकर अभी पूरे उत्तराखंड के पहाड़ों में खासतौर पर प्रदर्शन हो रहे हैं, कोटद्वार में भी हो रहे हैं, यमकेश्वर में भी हो रहे हैं। तो ये मुद्दा गर्म है और उम्मीद करते हैं कि इसमें सरकार कुछ न कुछ कार्रवाई करेगी, ताकि जिन लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंची है उनको थोड़ा सा राहत मिलेगी, हमारा ऐसा मानना है। और जैसा आदित्य कोठारी ने कहा है कि वो इस पर संज्ञान ले रहे हैं, मतलब उनकी पार्टी देख रही है कि इस पर क्या कार्रवाई की जा सकती है। अब आते हैं हम कोटद्वार की खबरों में। कोटद्वार आजकल आपको दिखाते हैं। कोटद्वार की बात करेंगे तो पहले एक बात करते हैं अंकिता भंडारी केस की, क्योंकि अंकिता भंडारी केस की जो कार्रवाई है वो भी कोटद्वार के कोर्ट में चल रही है। एडीजे रीना नेगी की अदालत में अंकिता भंडारी केस की जो सुनवाई है वो आखिरी चरण में है। और इसमें जैसा हम आपको बता रहे थे कि डिफेंस ने जो 12 गवाह दिए थे, जिनमें से 3 को कोर्ट ने मना कर दिया है, तो 9 गवाह बचे हैं। चौथे नंबर के जो गवाह थे, यानी कि अंकिता भंडारी का जो हत्याकांड हुआ जिस रिजॉर्ट में हुआ, वनंतरा रिजॉर्ट में काम करने वाले एक कारपेंटर विशेष कुमार की गवाही हुई। और विशेष कुमार ने संभवतः कोर्ट में ये कहा कि पुलकित आर्य ने उनको वनंतरा रिजॉर्ट में काम करने के लिए बुलाया था। तो बतौर कारपेंटर उन्होंने 16 तारीख से 19 तारीख तक इस रिजॉर्ट में काम किया। तो उन्होंने उसकी दौरान जो घटना हुई उसकी गवाही कोर्ट में दी है। इसमें अब अगली तारीख 12 मार्च है, तो 12 मार्च में अगली सुनवाई होगी। अब ये विशेष कुमार की गवाही से कोर्ट में क्या फर्क पड़ेगा इसको लेकर कह नहीं सकते, लेकिन हम ये मान के चल रहे हैं कि अगर 12 तारीख को डेट लगी है, 19 को डेट लगती है, 26 को डेट लगती है, तो मान के चलिए आप अप्रैल लास्ट या मई तक इसमें फैसला आ सकता है। और उम्मीद कर रहे हैं अंकिता भंडारी को कोटद्वार कोर्ट में न्याय मिलेगा। अब बात करते हैं कोटद्वार आजकल की। कोटद्वार में सड़क का चौड़ीकरण हो रहा है, मतलब कोटद्वार से चिल्लर खाल तक जो सड़क है उसको सिंबल चौड़ तक यानी सुकरो पुल तक चौड़ा कर दिया गया था। उसका डामरीकरण हो गया था बहुत समय पहले। उसके बाद जो हिस्सा बचा हुआ था वो सुकरो पुल यानी नींबू चौड़ से लालढांग मोटर मार्ग जहाँ से स्टार्ट होता है चिल्लर खाल तक, वहाँ तक सड़क को चौड़ा किया जाना था, उसका डामरीकरण होना था। अब इसका काम चल रहा है, इस पर हम आपको एक खास रिपोर्ट दिखाएंगे। पूरे उत्तराखंड में प्रदर्शन हो रहे हैं, तो कोटद्वार में भी महिला कांग्रेस ने भी प्रदर्शन किया है कल, और इससे पहले कोटद्वार में कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने भी प्रदर्शन किया, उसका भी वीडियो हम आपको दिखाएंगे। तो प्रदर्शन का दौर जारी है और इसको लेकर सोशल मीडिया में भी बहुत फुटेज मिल रहा है। और ये मुद्दा इतना छोटा सा था लेकिन ये काफ़ी बड़ा बन गया है। पौड़ी गढ़वाल के नेताओं ने इस मुद्दे पर कुछ भी नहीं कहा है। खासतौर पर बीजेपी के जो 6 विधायक है या कांग्रेस पार्टी के भी जो नेता हैं वो बहुत ज़्यादा मुखर नहीं दिखाई दिए, जबकि ये एक ऐसा मुद्दा था जिसको लेकर कांग्रेस पार्टी को अच्छा स्टैंड लेना चाहिए था। तो बीजेपी चुप है, कांग्रेस पार्टी सुस्त है, और हम तो यही कहेंगे कि उत्तराखंड में 42 लोगों ने शहादत दी, कितने जुल्म सहे, कितना आंदोलन हुआ इस पहाड़ की जो विकराल समस्या है उनके निदान के लिए, लेकिन आज भी वहीं की वहीं है समस्या, यानी कि जहां से चले थे आज भी वहीं है खड़े। जिंदगी के हादसे कुछ छोटे कुछ बड़े, तो अभी भी कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। हालांकि बीजेपी में अब जो नए जिलाध्यक्ष बनेंगे उनके नामों की लिस्ट केंद्र को सौंप दी गई है। उत्तराखंड के स्तर पर बीजेपी के जो जिलाध्यक्ष बनाए जाने हैं संगठन के, उनकी नियुक्ति का मामला अब 2-3 दिन के अंदर फाइनल हो जाएगा। कोटद्वार में संभावित उम्मीदवार कौन कौन है उनकी भी हम आपसे बात करेंगे, लेकिन जिस तरह पहाड़ के मुद्दों पर नेता चुप रहते हैं, मौन रहते हैं, तो हम उनके लिए यही कहना चाहेंगे, एक तुम ही तो हमारे न हुए वरना दुनिया में क्या नहीं होता। चलिए फिर बात करते हैं संभावित बीजेपी के। चलिए फिर अब बात करते हैं कोटद्वार की। तो कोटद्वार वैसे तो जिला बना नहीं, इसकी घोषणा कई बार हुई, और पूर्व मुख्यमंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने भी इसकी घोषणा की। पूर्व में कई नेताओं ने कहा कि उनकी प्राथमिकता है चुनाव के दौरान उत्तराखंड में पौड़ी गढ़वाल से अलग एक जिला बनना चाहिए कोटद्वार, जो अभी तक बना नहीं, जिसकी मांग चल रही है। लेकिन नेताओं ने इसे, मतलब राजनीतिक पार्टियों ने कोटद्वार को जिला घोषित किया हुआ है, और राजनीतिक दलों के हिसाब से कोटद्वार जिले में 3 विधानसभा आती हैं, कोटद्वार, यमकेश्वर और लैंसडाउन। बीजेपी के जो जिलाध्यक्ष वर्तमान में है वीरेंद्र रावत, उनका कार्यकाल समाप्त हो गया है, और अब कोटद्वार में जो नए जिलाध्यक्ष बनेंगे उनके नामों को लेकर एक सूची जो है वो भेजी गई है। अब इसमें तो वैसे 20 नाम बताए जा रहे हैं, लेकिन जिन उम्मीदवारों पर हमें लग रहा है कि इनका दावा मजबूत है उनके नाम आपके सामने में रख देते हैं। बीजेपी में कहते हैं कि संगठन बहुत बड़ा होता है,
लेकिन वर्तमान स्थितियों में तो ये देखा गया है कि जो भी टिकट वितरण होता है उसको छोड़कर बाकी सब जगह संगठन की मदद ली जाती है, और हमें नहीं लगता कि कोटद्वार के निकाय चुनाव में मेयर प्रत्याशी को लेकर संगठन की ही बात मानी गई होगी, या जो विधायक के टिकट दिए जाते हैं उसको लेकर भी संगठन की बात मानी गई होगी, ऐसा हमारा अनुमान है। बाकी तो बीजेपी ही इस बात को ज्यादा बेहतर बता सकती है। चलिए फिर, वीरेंद्र रावत का कार्यकाल पूरा होने के बाद कौन से जो उम्मीदवार हैं बीजेपी के जिलाध्यक्ष बनने की दौड़ में है, उनके बारे में बताया जा रहा है कि आरएसएस से जुड़े हुए जगमोहन रावत, जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की प्रदेश कार्यकारिणी में भी है, बहुत दूर दूर तक वो प्रचार करने जाते, तो उनका नाम भी आगे चल रहा है। इसके अलावा अमित भारद्वाज का नाम भी इसमें शामिल है, और अमित भारद्वाज के बाद इसमें जो राजगौरव नोडियाल पूर्व में युवा जिलाध्यक्ष रहे हैं, छात्र संघ अध्यक्ष रहे हैं, विधानसभा प्रभारी रहे हैं, उनका नाम भी आगे चल रहा है। इसके अलावा हरि सिंह कुंडीर, जिनको ऐसा माना जाता है कि ऋतु खंडूरी भूषण के करीबी लोगों में से एक हैं, उनका भी नाम इसमें आगे है। और इसके अलावा इसमें कुछ और नाम अगर हम कहें तो निवर्तमान जो जिलाध्यक्ष हैं वीरेंद्र रावत, उनको भी रिपीट किया जा सकता है। विपिन कैंथोला जो अनिल बलूनी सांसद हैं, उनके खासम खास माने जाते हैं, प्रदेश प्रवक्ता है, उनका भी नाम इसमें आगे चल रहा है और 10 तारीख से पहले घोषणा हो जाएगी। रिखणीखाल और माफ कीजिए लैंसडाउन विधानसभा और यमकेश्वर से भी इसमें एक ध्यानी और एक नेगी हैं, उनका नाम बताया जा रहा है। तो अब इसकी घोषणा हो जाएगी 10 तारीख से पहले। और बीजेपी में क्या वीरेंद्र रावत को दोबारा बनाया जा सकता है या फिर नए जिलाध्यक्ष बनाए जाएंगे, इसकी हलचल है बीजेपी में। और इस मुद्दे पर तो कोई हलचल नहीं है प्रेमचंद अग्रवाल वाले मुद्दे पर, क्योंकि ज़्यादातर बीजेपी नेताओं का ये मानना है कि चूंकि हर चुनाव में लगभग उनको जीत मिल रही है, लोकसभा चुनाव लगातार जीत रहे हैं, 2 विधानसभा चुनाव जीते हैं, तो बीजेपी नेताओं का ऑफ कैमरा ये कहना है कि ये सब मुद्दे चलते रहते हैं। पहले मूल निवास का चला, भू कानून का चला, अंकिता भंडारी का चला, ये मुद्दा आज है कल खत्म हो जाएगा, इसलिए इस मुद्दे की कोई अहमियत नहीं है। और इसीलिए इस पर प्रतिक्रिया समझ सकते हैं आप कि वो दे नहीं जाएंगे। अभी जो 20 लोग दावेदार हैं जिलाध्यक्ष बनने की, तो ये प्रेमचंद अग्रवाल के खिलाफ कुछ बोलेंगे तो इनकी दावेदारी स्वाभाविक तौर पर कम हो जाएगी, पार्टी के अगेंस्ट माना जाएगा। तो देखते हैं फिर किसको जिलाध्यक्ष बनाया जाता है। हमारा प्रेडिक्शन क्या है, हम कह सकते हैं राजगौरव नोडियाल, जगमोहन रावत, ऐसा लग रहा है हमें कि इस दौड़ में सबसे ज़्यादा आगे हो सकते हैं। बाकी तो ये बीजेपी के संगठन का मामला है, और बीजेपी के संगठन में कौन जिलाध्यक्ष बनेगा इसको लेकर कह नहीं सकते। कांग्रेस में तो सिर्फ टप्पल जारी रहती है, और यमकेश्वर में भी कांग्रेस पार्टी के जो जिलाध्यक्ष हैं विनोद डबराल, उनके नेतृत्व में प्रेमचंद अग्रवाल के खिलाफ प्रदर्शन हुआ। कोटद्वार में सड़क का चौड़ीकरण हो रहा है, उसका वीडियो हम आपको दिखाएंगे। और कोटद्वार कांग्रेस ने भी प्रदर्शन किया। तो फिर आज की जो स्वाभिमान रैली है और प्रधानमंत्री का जो दौरा है और आदित्य कोठारी ने जो बयान दिया है, उसको लेकर आगे क्या अपडेट आता है इसको लेकर हम कह नहीं सकते। लेकिन हमें ऐसा लगता है कि ये मुद्दा भले ही एक बयान से शुरू हुआ, लखपत बुटोला ने जो लकीर खींच दी, मतलब विधानसभा सत्र के दौरान, पूरी कांग्रेस पार्टी उसी लकीर के पीछे चल रही है। लेकिन उस तरह का मतलब जो स्टैंड था वो कांग्रेस पार्टी का नहीं रहा, यानी इस मुद्दे पर भी बीजेपी चुप रही और कांग्रेस सुस्त रही। और जो गैर राजनीतिक संगठन है, चाहे बॉबी पवार हो, चाहे डिमरी हैं जो मूल निवास भू कानून से जुड़े हुए हैं, और अब ये बिरजू मयाल भी आजकल चर्चा में आ गए, तो इसको लेकर एक गाना भी बन गया है और गाना बाकायदा रिलीज कर दिया गया है कि पहाड़ के नेताओं को गाली मत दो। तो अब ये मुद्दा गर्म है, कब तक गर्म रहेगा, 2027 के चुनाव में इसका क्या फर्क पड़ेगा, आने वाले दिनों में क्या प्रेमचंद अग्रवाल के मंत्री पद पर कुछ कार्रवाई होगी या नहीं होगी, इसका अपडेट आपको हम बताते रहेंगे। अंकिता भंडारी केस की जो तारीख है वो 12 है। कोटद्वार में कुछ और खबरें हैं, साइबर ठगी को लेकर हम आपको जागरूक करना चाहते हैं। और आखिरी खबर हमारी ये है, उसके बाद हम आपको दिखाएंगे कोटद्वार कांग्रेस का प्रदर्शन और एक सड़क, उम्मीद की सड़क, रफ्तार की सड़क बन रही है, जिस पर हमने एक रिपोर्ट तैयार की है। दरअसल साइबर ठगी बहुत तरह से होती है और आम लोगों को लगता है कि हमारे साथ नहीं होगा, लेकिन कोटद्वार में नेवी के एक ऑफिसर के साथ साइबर ठगी हुई 1,60,000 रुपए की। और पुलिस की जो साइबर सेल है कोटद्वार पुलिस की, इसके लिए तो हम उनकी तारीफ करेंगे, उन्होंने 1,60,000 रुपए की बरामदगी कराई, उनको दे दिए। इसके अलावा कल भी एक खबर आई कि 80,000 रुपए की एक ठगी हुई थी, साइबर ठगी, जो पैसा लौटा दिया गया। लेकिन बहुत सारी साइबर ठगियां हुई हैं, ऐसा नहीं है, कोटद्वार में ऐसे कम से कम दर्जनों मामले होंगे। तो हम आपको बताते हैं कि साइबर जो ठगी होती है आपके साथ भी हो सकती है। इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि आपको लगता है कि हमारे साथ नहीं होगी, हम तो बहुत अलर्ट हैं। कैसे होती है साइबर ठगी, कैसे कैसे होती है, मतलब 1-2 तरीके मैं आपको बताता हूँ। कोटद्वार में एक स्वीट शॉप है भाबर में, स्वीट शॉप के ऑनर को किसी ने फ़ोन किया, कस्टमर ने, कि मुझे कुछ मतलब ऑर्डर देना है। उन्होंने 4,000 रुपये का ऑर्डर दिया और कहा कि आप इसे तैयार कर देना, मैं इसे कल ले लूँगा। उसके तुरंत बाद उन्होंने एक स्क्रीनशॉट भेज दिया 40,000 रुपये का। उन्होंने कहा कि मैंने गलती से आपके खाते में 40,000 रुपये डाल दिए है। ये बैंक टाइम के बाद की बात है, ये ना जब तक बैंक का जो टाइम होता है 3 से 4 बजे तक, उसके बाद कस्टमर फ़ोन करता है कि गलती से मैंने 40,000 रुपये डाल दिया आपके खाते में, आप 36,000 रुपये मेरे खाते में वापस डाल दो। और वो धमकाने लगा दुकानदार को, मतलब कि भाई मैं पुलिस में शिकायत कर दूंगा, ये कर दूंगा। और दुकानदार की गलती है कि वो घबरा गया, उसने
ये नहीं देखा कि ये स्क्रीनशॉट जो मेरे फ़ोन में आया है, ये पैसा वाक़ई मेरे खाते में है कि नहीं है। क्योंकि जो साइबर ठग होते हैं बड़े एक्सपर्ट होते हैं, तो उन्होंने डराने धमकाने की कार्रवाई शुरू कर दी और उस स्वीट शॉप के मालिक ने अपने यार दोस्तों से मिलकर 36,000 रुपये उस बंदे के खाते में वापस कर दिए, बिना ये जाने कि बैंक में जाकर चेक कर लें कि उसके खाते में पैसा आया भी है या नहीं। वो पैसे आज तक उनको वापस नहीं मिल पाए और उन्होंने पैसा ट्रांसफ़र कर दिया। अगले दिन अकाउंट चेक किया तो उसमें पैसा नहीं आया था। तो मतलब 40,000 रुपये का स्क्रीनशॉट पहले से तैयार था, उन्होंने स्क्रीनशॉट में दिखा दिया कि वो स्वीट शॉप के खाते में आ गया है। ये भी एक साइबर ठगी का मामला है। एक और मामला मैं आपको बताता हूँ, ये भी दुर्गापुरी का ही है, कोटद्वार भाबर के। एक लड़की जो देहरादून के किसी इंस्टीट्यूट में कोर्स कर रही थी, उसके देहरादून से उसकी माताजी को फ़ोन आता है कि आपकी लड़की के साथ कुछ घटना हो गई। मतलब उन्होंने उसको बताया कि पुलिस का मामला है, ये है, बदनामी हो जाएगी, तो आप तुरंत 40,000 रुपये खाते में डाल दो, नहीं तो आपकी लड़की का कुछ ऐसा मामला है कि इससे उसकी बदनामी हो जाएगी। अब लड़की की माताजी घबरा गई, वो दुर्गापुरी से कोटद्वार गई और उन्होंने जो खाता बताया था अपने स्टेट बैंक से, उनके खाते में 40,000 रुपये डाल दिए। बाद में मालूम चला कि लड़की तो उस समय इंस्टीट्यूट में थी, इसलिए उसका फ़ोन स्विच ऑफ था। तो इस तरह की कई ठगियाँ हो सकती हैं। आपके लिए ये मैसेज आ सकता है कि गलती से आपके खाते में ये पैसे आ गए, स्क्रीनशॉट आपको भेजा जाएगा और आपको धमकाया जाएगा कि नहीं तो आपके खिलाफ कार्रवाई होगी, हम पुलिस में शिकायत कर रहे हैं। बहुत सारे लोग वो पैसा वापस कर देते हैं जबकि पैसा अकाउंट में आया ही नहीं होता। तो इस तरह की साइबर ठगी से आप सावधान रहिए। आप ये मत सोच के चलिए कि आप बहुत अलर्ट है, आपके साथ नहीं होगा, क्योंकि ठगी करने वाले लोग आपसे ज़्यादा एक्सपर्ट होते हैं और वो एक प्लान के तहत ही आपको सूचित करते हैं। इस तरह की भी बहुत सारी ठगी होती है कि कोई एक रिनोन व्यक्ति है जिसकी एक बहुत अच्छी गुडविल है, पैसे वाला है, तो इस तरह के फ़ोन आ जाते हैं कि उनको पैसे की ज़रूरत है, उनकी आईडी के हिसाब से फ़ोन कर दिया जाता है, उस व्यक्ति के नाम पे पैसे मांग दिए जाते हैं। तो इस तरह की साइबर ठगी हो रही है। फ़ोन में बहुत सारी सुविधा है, लेकिन फ़ोन में बहुत तरह की ऐसी गुंजाइश भी है कि जहाँ पे आपके साथ कोई अपराध हो सकता है। तो इससे आप सावधान रहिए। कोटद्वार की खबर आपको हम दिखाते रहते हैं। मालन पुल मई तक तैयार हो जाएगा, हमने आपको बताया था। अंकिता भंडारी केस में भी मई तक फैसला आ सकता है। सड़क का चौड़ीकरण हो रहा है और ये चौड़ीकरण भी ऐसा लग रहा है कि 15 दिनों के अंदर हो जाएगा। हालांकि सड़क जितनी चौड़ी हो रही है तो इसमें दुर्घटनाओं की भी बहुत सारी संभावना है, क्योंकि सड़क इतनी चौड़ी हो चुकी है कि अगर आप घर से बाहर निकलेंगे तो आपके बाहर घर के बाहर तो कार गुजरेगी, ऑटो गुजरेगा या तेज गाड़ी चलाने वाले गुजरेंगे। तो सावधानी की भी जरूरत है। गड्ढों से मुक्ति जरूर मिल गई, लेकिन इसमें भी सावधानी की जरूरत है। चलिए फिर आज के लिए इतना ही, मिलते रहेंगे आपसे, कल मिलेंगे किसी और खबर के साथ। आगे देखिए आप, कोटद्वार में सड़क का हो रहा है चौड़ीकरण और कोटद्वार में प्रेमचंद अग्रवाल के खिलाफ कांग्रेस पार्टी ने किया प्रदर्शन। मिलते रहेंगे, कल मिलेंगे किसी और खबर के साथ। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद के विनीत को देखने के लिए। चलिए आगे देखिए आप, कोटद्वार भाबर के नींबू चौड़ से चिल्लर खाल तक सड़क का हो रहा है चौड़ीकरण और इसके अलावा कांग्रेस पार्टी का भी प्रदर्शन कोटद्वार में जारी है। प्रेमचंद अग्रवाल को लेकर हो सकता है कि आने वाले दिनों में कोई खबर आपको मिले। मिलते रहेंगे, देखते रहिए केवी न्यूज़। खबर आपकी, खबर अभी बाकी है। मुर्दाबाद 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 हिंदू खंडोनी मुर्दाबाद 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 हिंदू खंडोनी मुर्दाबाद 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 सड़क काफ़ी चौड़ी कर दी गई है और अब ये जो सड़क नींबू चौड़ से चिल्लर खाल तक बननी थी, इस पर काम चल रहा है। सड़क की चौड़ाई बढ़ा दी गई है और इस पर डामरीकरण यानी कि डामरीकरण भी चल रहा है। तो अब ये सड़क जो है काफ़ी चौड़ी हो गई, लेकिन इसको लेकर अब मालन पार के लोग ये कह रहे हैं कि वहाँ पे 2 किलोमीटर का काम छोड़ दिया गया है हल्दू खाता के पास और इधर शुरू कर दिया है। तो फिलहाल सड़क की जो गुणवत्ता है उसको लेकर तो हम कुछ कह नहीं सकते, लेकिन फिलहाल अब गड्ढों से निजात मिलेगी लोगों को। और इस सड़क से लोग बहुत परेशान थे, चाहे ऑटो चालक हों, चाहे कार चालक हों, चाहे दोपहिया वाहन चलाने वाले लोग हों। फिलहाल अब सड़क पर काम तेज़ी से हो रहा है और ये जो जगह है ये अभी समय मोटा ढाक चौराहे के पास अगर आप देखेंगे तो सड़क की चौड़ाई जो है अब काफ़ी ज़्यादा है और सड़क पर डामरीकरण का काम जारी है। निश्चित तौर पर ये सड़क ऐसा लग रहा है कि 10-15 दिनों के अंदर नींबू चौड़ से लेके चिल्लर खाल तक चौड़ी भी हो जाएगी और इसका डामरीकरण भी हो जाएगा। इसकी गुणवत्ता को लेकर ज़रूर कुछ सवाल उठाए जा रहे हैं, समाचार पत्रों में भी खबर आई है, लेकिन हमें लग रहा है कि कम से कम लोगों को अब ये गड्ढा मुक्त सड़क मिलेगी और इससे लोगों को राहत भी मिलेगी। सड़क काफ़ी चौड़ी हो गई है कोटद्वार भाबर में नींबू चौड़ से चिल्लर खाल तक जो सड़क बनाई जा रही थी सरकार ने, इसमें काफ़ी समय ज़रूर लगाया, लेकिन अभी सड़क किस तरह से दिखाई दे रही है ये आपको दिखा रहे हैं। केवी न्यूज़ देख रहे हैं आप। चौड़ीकरण और डामरीकरण के बाद लोगों के आवागमन में ज़रूर इससे सुविधा मिलेगी। तो देखते रहिए केवी न्यूज़, खबर, खेल, राजनीति, मनोरंजन एवं सामाजिक सरोकारों की। बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें।